रात का सूरज। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक अजीब वाकया हुआ। काफी तेज गर्मी होने की वजह से लोग अपने घरों की तरफ निकल गए और शाम होने का इंतजार करने लगे। जब शाम का टाइम करीब आया तो क्या देखते हैं कि सूरज तो अभी तक गरूब ही नहीं हो रहा। लोग ये माजरा देखकर बहुत परेशान थे। अबू जान देखो तो सही, सूरज के गरूब होने का टाइम हो गया है, लेकिन सूरज गरूब नहीं हुआ अभी तक। ये क्या माजरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि सूरज क्यों गरूब नहीं हुआ। इस टाइम तो रात के 9 बज रहे हैं। हाय बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाय मैं मर गई, सूरज तो गरम गरम आग फेंक रहा है, अब हमारा क्या बनेगा। हर लम्हा गुजरने के साथ साथ लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। हर तरफ टीवी में भी यही खबरें मौजूद थी कि सूरज गरूब क्यों नहीं हो रहा। टीवी वाले बता रहे हैं कि आज सूरज गरूब नहीं हुआ। चल बाहर चल के देखते हैं ये सच भी है कि नहीं। ओ बेगम आराम से बैठ जा, ये खबरों वाले भी सब झूठ बोलते हैं, इनका काम ही झूठ बोलना है। मिठे ये तो बहुत बड़ी खबर है, ऐसे कैसे वो झूठ बोल सकते हैं। तू चल तो सही, बाहर चल के देख के आते हैं। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि रात के 10 बजे भी सूरज मौजूद है और अपनी गर्मी बरसा रहा है। हाय मिठे, सूरज गरूब नहीं हुआ, मुझे टीवी वाले सच कह रहे थे, अब हम क्या कर बैठेंगे। ओ बेगम मैं क्या बताऊं सूरज गरूब क्यों नहीं हुआ। मेरी तो आप दिमाग की बत्ती गुल हो गई है कसम से। मिठे जल्दी से अंदर चल, ये ना हो कि सूरज की गर्मी से मेरा सारा गोरा रंग उतर जाबे और मुझे काला करके चला जाबे। ये कहकर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं ये सब हमारे गुनाहों की सजा है जो आज सूरज गरूब नहीं हुआ। ये सब तेरी गंदी जबान की वजह से हुआ है, तेरी गंदी जबान के गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। नहीं, जबान तो सिर्फ मेरी गंदी है, तेरे मुंह से तो जैसे फूल निकलते हैं ना। बेगम आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और इस मसले से बचने के लिए सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इस मुसीबत से निकाल दे। फिर वो सब बिट्टू के घर इकट्ठे हो जाते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगने लग जाते हैं कि सूरज गरूब हो जाए और रात का अंधेरा दिन की रोशनी की जगह ले ले, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेटा हमारी दुआएं भी अब तो कोई असर नहीं कर रही, मुझे नहीं लगता कि अब सूरज गरूब होगा। अंकल मुझे तो लग रहा है अब ये हमारी जान लेकर ही गरूब होगा। मीठे भाई ऐसी बातें मत करें। अच्छा बोले, मैंने तो अभी इस दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। नहीं तो तूने कुछ देखकर कौन सा बराक ओबामा का साला बन जाना है। ये सूरज देख रहा है ना, यही काफी है। अपना मुंह बंद करो, यहाँ इतनी मुसीबत आई हुई है और तुम्हें मजाक सुन रहा है। बेटा साथ वाले गांव में एक बहुत बड़े आमिल बुजुर्ग रहते हैं, वो बहुत नेक इंसान है, हम उनके पास चलते हैं, वो जरूर हमें कुछ न कुछ हल बता देंगे। हाँ ठीक है अंकल, अभी चलते हैं उनके पास। फिर वो सब मिलकर बुजुर्ग के पास पहुंच जाते हैं और उनसे उस मसले का हल दरियाफ्त करने लग जाते हैं। बेटा आज से 200 साल पहले एक बहुत बड़ा जादूगर था जिसने जमीन में 2 पौधे उगाए थे। वो दोनों जादुई पौधे हैं जिनका मकसद इस दुनिया का निजाम खराब करने की कोशिश है। आज वो दोनों पौधे तैयार हो गए हैं। अगर वो दोनों पौधे तोड़कर दरिया में डाल दिए जाए तो दुनिया का निजाम ठीक हो जाएगा। और बुजुर्गो वो पौधा है कहाँ, हमें पता कैसे लगेगा, हम वो पौधा तोड़ेंगे कैसे? बेटा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दोनों पौधे किसी घाटी के ऊपर लगे हुए हैं। अगर तुम उसे तोड़ने में कामयाब हो गए तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। बाबा
अम्मा जी इतनी बड़ी दुनिया है, वो कहाँ से उसको ढूंढ बेबेंगे। चलते चलते मेरे नाजुक पाँव में छाले पड़ जाएंगे। बस बेटा मैं इतना बता सकता हूँ कि वो पौधे इस गांव के करीब एक जंगल में है। ठीक है, हम सब जाएंगे उसे तोड़ने के लिए। नहीं अंकल, उसे तोड़ने के लिए मैं और मीठा भाई जाएंगे और दोनों पौधे ढूंढकर उसे तोड़कर लेकर आएंगे अपने हाथों में। हाँ बिट्टू, ये तुमने ठीक कहा है, हम आज ही वो पौधा ढूंढ कर आएंगे। फिर मीठा और बिट्टू दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो पौधे नहीं मिलते और आखिर वो थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं। मीठे भाई, मुझे नहीं लगता वो पौधा इस जंगल में है, हमें अब वापस चले जाना चाहिए। हाँ बिट्टू, तुम ठीक कह रहे हो, अब यहाँ से जाना ही बेहतर है। वो अभी जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक बिट्टू को वो दोनों पौधे नजर आ जाते हैं। मीठे भाई, वो देखो दोनों पौधे मिल गए हैं, जरा पड़े पीछे तो देखो। फिर जब मीठा पीछे देखता है तो वहाँ वो दोनों पौधे मौजूद होते हैं। हाँ बिट्टू, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो वही पौधे हैं जो उन बुजुर्ग ने बताए थे। चलो एक पौधा तुम तोड़ो और एक मैं तोड़ता हूँ। फिर मीठा और बिट्टू दोनों एक एक पौधे तोड़ लेते हैं। चलो मीठे भाई, अब इन दोनों पौधों को ले जाकर दरिया में डाल देते हैं। हाँ हाँ बिट्टू, चलो। फिर जब वो दरिया पर पहुँचते हैं तो मीठा चुपके से एक पौधा लेकर वहाँ से चला जाता है और जब वो बिट्टू पौधा दरिया में डालता है तो फौरन रात हो जाती है, लेकिन सूरज तो अभी भी गरूब नहीं होता। बिट्टू दाएं बाएं देखता है लेकिन उसे मीठा नजर नहीं आता। ये मीठा भाई कहाँ चला गया है पौधा दरिया में डाले बगैर। फिर वहाँ मीठा पौधा लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है। मीठे, ये पौधा क्यों घर लेके आ गया? जाकर इसे दरिया में डाल दे। बिट्टू ने दरिया में डाल दिया तो रात हो गई है। तू भी इसे दरिया में डाल दे तो सूरज गायब हो जाएगा और चांद बाबू निकल आएगा। ओ बेगम, जरा सब्र कर, तू मेरी सियासत नहीं समझ सकती। ओ बेगम, हम इस पौधे की पूरे गांव वालों से 50 लाख रुपए लेंगे, फिर ये पौधा दरिया में डालेंगे। लोग इतने तंग हैं कि हमें भागकर 50 लाख रुपए दे देंगे। अरे वाह मीठे, ये तो मैंने सोचा नहीं था। मीठे, अब तो मैं तुझे मान गई, तू बहुत ज़हीन इंसान है। तू मुझे और अपने आप को अमीर करने की कोई कसर नहीं छोड़ देगा। फिर अगले ही दिन मीठा उनसे 50 लाख की डिमांड कर देता है। मीठे भाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे तो हम पूरे गांव वालों को बहुत नुकसान हो जाएगा। आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और चूहों से भरी नाक वाले मोटे, ज्यादा मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर पौधा लेना है तो आज शाम को मुझे 50 लाख रुपए दे दे, वरना मैं ये पौधा जला दूंगा। नहीं मीठे भाई, ऐसा मत करना, वरना तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है मीठे, हमें सौदा मंजूर है। आज ही हम तुम्हें 50 लाख रुपए जमा करके देते हैं। तुम फिर फौरन बिट्टू को वो पौधा दे देना। जनाबे आली, मोतबाना गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुझे 50 लाख रुपए मेरे घर पर पहुंचा दिए जाएं। अल आरिज, आपका शागिर्द मीठा उर्फ छोटा पहलवान। ये कहकर मीठा और नसीबो वहाँ से चले जाते हैं और वो सब पैसे जमा करने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। अंकल, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, इस तरह तो ठीक बात नहीं है। हाँ बेटा, बात तो ठीक नहीं है, लेकिन अब हम और कुछ नहीं कर सकते। अंकल, एक बात मेरे जहन में आ रही है, क्यों ना मैं 50 लाख की कॉपियों के सबसे ऊपर असली नोट रख दूं और नीचे सारे नकली नोट रख दूं। ये इतना लालची है, पैसे देखकर पागल हो जाएगा और पौधा मुझे दे देगा मेरे हाथों में। नहीं बेटा, वो बहुत तेज है, समझ जाएगा। अंकल, लड़ाई करने में कोई हर्ज नहीं है। बिट्टू ऐसा ही करता है और पैसे लेकर मीठे के पास चला जाता है। मीठा पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और वो पौधा बिट्टू को दे देता है। बिट्टू वो पौधे लेकर चला जाता है और जब मीठा नोट गिनता है तो ऊपर असली नोट होता है और अंदर बाकी सारे नकली नोट होते हैं। और ये तो वो मोटा में लूट के चला गया है।
ओ बेगम चल उसके पीछे, दरिया में डालने से पहले पहले हमने वो पौधा उससे छीनना है। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और जैसे ही वो दरिया पर पहुंचते हैं तो बिट्टू फौरन वो पौधा दरिया में डाल देता है तो फौरन सूरज चला जाता है और चांद निकल आता है। ओ मोटे, तूने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया है, तुम जैसे लोगों की यही सजा है। वहाँ सब लोग भी खुश हो जाते हैं कि बिट्टू अपने मिशन में कामयाब हो गया है। ये जस्ट एक कहानी है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और पैसों का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है। शुक्रिया।